नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस हरियाणा। खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो सुपर 100 जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही बढ़िया स्कीम सरकार की। तो उसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सोल्व करनी है जिन्होंने मेडिकल ले रखी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सोल्व करना है जिन्होंने नॉन मेडिकल ले रखी है। 10-10 क्वेश्चन आएंगे। आईक्यू के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनका भी अलग से एक वीडियो बनवाऊंगा। अभी हम कर रहे हैं पिछले साल 2021 के केमिस्ट्री के 10 प्रश्न। काफ़ी आसान हैं, ज़्यादातर अमल क्षार 10वीं के टॉपिक से ही आए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले एनालिसिस वाले वीडियो में से बनाया हुआ है। आइए करते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न। पहले पार्ट से ही प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊर्जा मुक्त। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊर्जा मुक्त होना, या एक्सोथर्मिक इंग्लिश में कहते हैं इसको। गर्माहट उत्पन्न होना और तापमान बढ़ जाना ऊष्माक्षेपी कहलाता है। तो देखो बच्चों, अमल का बिना बुझे चूने में आपने जल के साथ अभिक्रिया, बिना बुझा चूना जब कली जिसे आप कहते हैं सफ़ेदी के लिए उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे जल में डालते हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिया होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है भिजा हुआ चूना, और इस प्रक्रिया में काफ़ी गर्माहट उत्पन्न होती है। दूसरी अभिक्रिया अमल का तनुकरण, इसमें भी पानी काफ़ी गर्म हो जाता है जब हम किसी अमल को जल में डालते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। जल का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हमेशा ऊष्माशोषी है। तो ये तो हाथ में ठंडक आ जाती है, हाथ धोते ही या मुंह धोते ही, तो वो तो ऊष्माशोषी है, वो ऊष्मा का शोषण करके जाते हैं हमारे। वैसे वो रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं है वास्तव में तो और कपूर का उदर्वपातन, ये दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं है। कपूर का उदर्वपातन, कपूर जो है, अच्छा इसने ऊष्माक्षेपी सिर्फ बात की है, रासायनिक अभिक्रिया की बात नहीं। कपूर पड़े पड़े गोली उसकी उदर्वपातित हो जाती है, ठोस से गैस में बदल जाती है। दोनों प्रक्रिया में ठंडक तापमान लेके जाते हैं। ऊपर वाली क्रिया में तापमान बढ़ता है, तो ऊपर वाली दोनों प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न देखें। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। तो बच्चों ये 2 प्रश्न आए हुए हैं इस तरह के हमारे इसमें। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लवण हमेशा अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। अम्ल क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। तो जो लवण बना है वो किस तरह के क्षार और अम्ल से बना है, वो उसकी प्रकृति निर्धारित करता है। अगर एक प्रबल क्षारक होगा और एक दुर्बल अम्ल होगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय कहलाएगी। इसके केस में भी यही है कि ये जो हमारा Na2CO3 बनता कैसे है? कार्बोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से। तो इसमें सोडियम एक प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। तो इसलिए जो ये एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिलने से बना है, तो इसलिए जो होगा एक प्रबल क्षारक होगा, क्षारकीय लवण है, इसलिए एक क्षारकीय लवण है। आगे फिर एक प्रश्न आना है इसी तरीके के, उसमें भी यही बात आएगी, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार वाली। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास डी, दुर्बल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बना है। तीनों सालों में बच्चों ये प्रश्न आया गया है। बंकमिंस्टर फ्लोरीन किसका अपरूप है? एलोट्रोप इंग्लिश में। 3 एलोट्रोप हैं कार्बन की, 3 अपरूप हैं कार्बन के, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर 60 कार्बन जुड़ के बनते हैं बच्चों। C60 है इसका सूत्र। 60 कार्बन, सूत्र नहीं, 60 कार्बन मिलके एक संरचना बनाते हैं, तो इसको फ्लोरीन कहते हैं। कार्बन का अपरूप है बच्चों। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। और तीनों सालों में यही क्वेश्चन आया है। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग ऐसे अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है जिनमें अयस्क चुंबकीय है। तो बच्चों अयस्क और अगर हमारा अधात्री दोनों में से एक चीज़ चुंबकीय हो, चुंबकीय जैसे आपको पता है बच्चों, लोहा चुंबक से चिपक जाता है। अगर किसी लोहे की चीज़ को अलग करना है तो हम एक बेल्ट के ऊपर, चुंबकीय बेल्ट के ऊपर उसको घुमाते हैं, लोहा चिपका रह जाता है और अधात्री अलग हो जाती है। अगर तो यहाँ पे अयस्क या
अधात्री में से अगर एक चीज़ चुंबकीय है तो हम चुंबकीय पृथक्करण के तरीके को अपना सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। हालांकि हमारे सिलेबस से ये काफ़ी कट चुका था, धातु पाठ में से अयस्कों का सांद्रण वाला हिस्सा कटा हुआ था, इसलिए पढ़ाया कम हुआ है तुम्हें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक से आना ही आना क्वेश्चन, या तो समस्थानिकों पे आ जाएगा या संभाविकों पे। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान हो, और संभारिक क्या होते हैं? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं ये द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या। तो इनमें से संभारिकों का जोड़ा चुनना है। तो ये ए और सी 37 आ गया ना, ए तथा सी, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उनको हम संभारिक कहते हैं। और वैसे अगर इसी प्रश्न के अंदर वो कह देता समस्थानिक चुने, तो ए बी समस्थानिक है, सी और डी समस्थानिक हैं, यानी कि उनकी परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की? देखो बच्चों, पहले पार्ट से 2 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न तो आ रहा है संतुलित करने का, और एक प्रश्न आ रहा है अभिक्रिया के प्रकार पूछने का, रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार पाठ से। तो यहाँ पर इसने प्रकार पूछ लिया, किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया ये। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा के खुद लग जाता है तो वो विस्थापन है। तो विस्थापन है एक तो ये, और दूसरा है ये उपचयन अपचयन भी है कि ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन लग गई, तो ये उपचयन अपचयन भी हो रहा है। तो इसलिए ये पहला और तीसरा, पहला व तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? मोल कंसेप्ट से एक प्रश्न आना ही आना है बच्चों, अलग से वीडियो बना रखा है वैसे एनटीएससी प्लेलिस्ट में, फिर दोबारा बना देंगे। मोल कंसेप्ट के प्रश्न जितने हो सके करो और 4 नंबर अपने पक्के करो। तो यहाँ पर हल करने की भी जरूरत नहीं है इस प्रश्न को, आसान सा ही है। H2 अणु 10 की पावर 23 यानी कि जो है 1 मोल हाइड्रोजन गैस का, तो वो हाइड्रोजन के एक परमाणु का बाहर है 1 ग्राम, तो हो गया 2 ग्राम। हल किए बगैर ही किया हुआ ये सवाल। 1 मोल जल का वजन 18 ग्राम, 2 ग्राम तो हाइड्रोजन हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन होती है 32 ग्राम O2, तो यहाँ 3.2 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल N2 का वो हो जाएगा 14 ग्राम, 7 दूनी 14। तो ज़्यादा किसका हुआ? 1 मोल जल का, तो सॉरी 14 होता है नाइट्रोजन का, 14 दूनी 28 हो गया। तो 1 मोल N2 का वजन सबसे ज़्यादा हुआ 28 ग्राम, ये भी ध्यान रखना ग्राम है। इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति कौन सी है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है क्या? ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। सम का मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पे कार्बन 6, ऑक्सीजन 3 है, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके देखा 1 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 3 24, और कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 32 आ गया। प्लस 2 माइनस का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन और है। NO3 में 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आया हुआ है। माइनस चार्ज का मतलब होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाना, प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन किसी के पास चले दे देना। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉन। आप कैलकुलेट करके देखना किसी और की, जैसे भी इसके अंदर या इसके अंदर NO3 के अंदर 8 3 24 और 7 कितने हो गए? 7 31, और 1 माइनस का साइन है वो भी जुड़ेगा तो 32 हो जाएंगे। तो 32 हो गए। इसके अंदर कितने होंगे? 7, 8 3 16 और 7 कितने हो गए? 23। तो काफ़ी अलग हो गए। तो सम इलेक्ट्रॉनिक संख्या जिनकी समान हो उनको हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फिर वो प्रश्न आ रहा है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार वाला। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति कौन निर्धारित करेगा कि वो कैसे अम्ल और कैसे क्षार से बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, और जो बना है ये फास्फोरिक अम्ल से, वो एक दुर्बल अम्ल है। तो इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी, और ऊपर आ जाएगा ऑप्शन ए। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी जरूर याद रखें, Al2O3 हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी, यानी कि जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारकीय दोनों हो, उसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, शायद इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एम्फोटेरिक है शायद, नॉट श्योर। आगे आयरन तथा भाप लंबे समय तक, 4 क्रियाएं हैं बच्चों। कॉपर कुछ तो ठंडे पानी से ही कर लेते हैं क्रिया, जैसे सोडियम और पोटाशियम, कैल्शियम।
फिर आगे कुछ गर्म पानी से कर लेते हैं, शायद कॉपर है। फिर जैसे जैसे क्रियाशीलता कम होती जाती है तो भाप का तापमान उबलते पानी से ज़्यादा होता है, तो लोहा भाप से क्रिया कर लेता है और पूछा है अभी क्या बनेगा। ये हमारे धातु पाठ में है। तो इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, लोहा जब जल से क्रिया, कोई भी धातु जल से क्रिया तो करती है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या जल, मेरे ख्याल से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो Fe3O4 बनता है इस रासायनिक अभिक्रिया में। ये 4 रासायनिक अभिक्रियाएँ 5 हैं हमारे NCERT की किताब में। तो इसमें इस पेपर के अंदर ज़्यादातर प्रश्न अम्ल क्षार या धातु अधातु पाठ से ज़्यादा आए हुए हैं। मोल कंसेप्ट से एक प्रश्न आना ही आना है, समस्थानिक संभारिक से एक प्रश्न आना ही आना है, जो 9वीं का पाठ है, परमाणु संख्या, परमाणु की संरचना। तो बच्चों एक एक वीडियो ऐसे भी बनाए जाएंगे जिनमें जो होगा टॉपिक वाइज, वो तब बनाने का मन है मेरा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, मैं लाइव आकर सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, बच्चों के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या sciencehariana.com से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत डाउनलोड हो रहे हैं बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ।